जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है। लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है। टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेकंड। फिर करंट के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है। करंट के बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे तो टेम्परेचर के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों? केल्विन। ठीक है। टेम्परेचर के बाद अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों? ये है मोल। और इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? कैंडेला। और तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो इन सभी को एक लेटर जो है असाइन कर दिया गया कि एक लेटर बता दिया गया कि अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसका पहला लेटर यानी कि m से लिख दीजिए। तो ये m जो है उसका कहा जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इज m। ठीक है। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है बच्चों l। लेंथ का l। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है t। ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डायमेंशनल फार्मूले को आपको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। अगर आपने बॉक्स से बाहर m ऐसे लिख दिया तो ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं माना जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला तभी माना जाएगा जब वो ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा किसी भी चीज की डायमेंशन। अब जैसे करंट की बात करते हैं तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला देखो C ले नहीं सकते हैं। ठीक है। तो करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसकी यूनिट से ले लेते हैं एम्पियर A। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? T तो यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम में यूज हो चुका है। तो टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने क्या लिया? केल्विन K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है CD, कैंडेला। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? CD। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए एक डायमेंशनल फार्मूला हमने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों आप ये 7 डायमेंशनल फार्मूले याद रखिए। मैं आपको डायमेंशनल फार्मूले और समझाऊंगा। इसके बाद किसी भी फार्मूले का डायमेंशनल फार्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। मतलब अगर वो बेसिक चीजें आपको पता है तो आप किसी भी डायमेंशनल फार्मूले का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप खुद फाइंड कर सकते हैं उन 6 डायमेंशनल फार्मूलों की हेल्प से। तो जो बेसिक चीजें हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे ये तो फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशनल फार्मूले हो गए। ठीक है। इनको हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पे कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें आती है वेलोसिटी।
डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं सोचिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालो तो इसको पहले तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखो, जिससे पता चले कि ये क्या निकाल रहे हैं आप, डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल। टाइम का बच्चों टी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, ये आ गया एल टी माइनस वन, ये आ गया एल टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी। अगर आपसे कोई कह दे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, किसका बताना है बच्चों, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है बताइए, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का निकालोगे तो क्या निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है यही चेंज इन वेलोसिटी का होगा। क्यों, अरे भाई ये बताओ, अगर 20 मीटर कहीं तुमने यूनिट मीटर मान लो यूज की, 20 मीटर एक वायर की लेंथ है, दूसरे वायर की लेंथ मान लो 5 मीटर है, अब आपसे कहा गया इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो जो डिफरेंस निकालोगे वो क्या निकलता है बताओ, डिफरेंस निकलेगा 15 मीटर। यानी कि अगर लेंथ में लेंथ को घटाते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आती है, एक तरीके की लेंथ ही आती है। यूनिट मीटर माइनस मीटर तो मीटर आती है। इसी तरीके से डायमेंशनल फार्मूला, जैसे एक वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, दूसरे की एल टी माइनस वन, तो जो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी, मतलब वो भी आएगा एल टी माइनस वन। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड की जाए या सब्ट्रैक्ट की जाए तो उनके डायमेंशनल फार्मूले नहीं बदलते। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करो तो भी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी वाला ही आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो तो भी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का है, एल टी माइनस वन अपान डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल, तो ये भी भाई टाइम हो जाएगा टी, यानी कितना आ जाएगा एल टी माइनस टू, कितना आ जाएगा ये एल टी माइनस टू। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब एक बात का यहां पे ध्यान रखना बच्चों, क्या कि अगर आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया है, क्या आया है, यह आया एल टी माइनस टू। तो जो भी एक्सेलरेशन है, चाहे वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा। केवल एक एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला केवल t की पावर माइनस टू होगा, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। बाकी सब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस टू ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इस तरीके से, जब एक्सेलरेशन का आ गया तो अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर कोई हमसे कह दे कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो कैसे बताएंगे भाई, मास का डायमेंशनल फार्मूला m इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाला, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा एल टी माइनस टू। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, एम एल टी माइनस टू। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आया। अब जितने भी फोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेज के बीच लगता है, ठीक है,
सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लगता है, इन सबका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ही रहेगा। अब कुछ फोर्स ऐसे हैं, जैसे कुछ फोर्स क्या जिनको हम लोग फोर्स बोलते हैं, बस जैसे कि बात करें कि एक होता है, तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी डायमेंशन ये नहीं होगी, ठीक है। बाकी जितने फोर्स हैं, कहीं पुश और पुल वाले जो ये फोर्स हैं, इन सबका जो फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, वो यही रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 डायमेंशनल फार्मूले इंपॉर्टेंट आपको हमने समझा दिए। इसी तरीके से एक डायमेंशनल फार्मूला और निकालते हैं, वो है प्रेशर का। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। हम किसकी बात करते हैं? प्रेशर की। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले ऊपर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, क्या आएगा? mlt-2 अपान में एरिया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा? एल स्क्वायर। क्यों? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे किसी रेक्टेंगल का हो, चाहे वो किसी जो है किसी स्फेयर का सरफेस एरिया हो, या फिर किसी सर्किल का एरिया हो, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना आया बच्चों? ये आ गया ml-1t-2। अब प्रेशर का ये डायमेंशनल फार्मूला भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होता है। कौन कौन सी हैं ऐसी? जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस, वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसका भी यही डायमेंशनल फार्मूला होगा। याद कर लीजिए, क्योंकि आपको सबका अलग अलग याद करने से अच्छा आप एक चीज का याद कीजिए और ये याद कर लीजिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला किस किस के बराबर होता है, तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस हो गया, ठीक है, यंग्स मॉडुलस हो गया, अभी आप फर्स्ट ईयर में पहली बार ये चीज सुन रहे होंगे, ठीक है। फिर बल्क मॉडुलस हो गया, ठीक है। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, मतलब जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं उन सबका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज आती है बच्चों वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए? वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू होता है, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, कि ये सब एक ही हैं। अच्छा, तो अब हम बच्चों बात करते हैं वर्क की, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आइए इधर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना है तो क्या आएगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का क्या आया भाई? फोर्स का आया है, देखिए, mlt-2 और इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L। मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना आएगा? ml इंटू एल, यानी कि L स्क्वायर t-2। So the dimensional formula of work is ml square t-2। तो वर्क का जब ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया और आपको पता होगा वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इसका मतलब जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है यही एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो अब कोई पूछे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता तो आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है, आप वर्क वाला ही डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए, वही एनर्जी का होता है। और एनर्जी जितनी टाइप की भी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी इस टाइप की,
ठीक है, केमिकल एनर्जी, इन सबका फिर डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2 ही रहेगा। तो बच्चों जो मैं कह रहा था कि बेसिक हम लोग 5-6 डायमेंशन अगर याद रखते हैं तो लगभग हर चीज की डायमेंशन निकल जाती है। तो वो यही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर एंड वर्क। ये डायमेंशनल फार्मूले याद रखिए तो लगभग हर चीज का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ में बस आपको वॉल्यूम और एरिया की भी जरूरत पड़ती रहती है। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं भाई। वॉल्यूम का निकालना कौन सा बड़ा काम बताओ? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? LBH। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा? लेंथ का L, ब्रेथ का L, H का L यानी कि L3। तो इसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। अब जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला बस याद रखना कि ये तो किसी मतलब जैसे हम बात करते हैं कि ये क्यूबाइड का होता है वॉल्यूम। अब किसी स्फीयर का वॉल्यूम हो तो भी L3 ही आएगा उसका डायमेंशन, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका जो डायमेंशन होगा वो L3 आ जाएगा, सिंपल। अब इतने डायमेंशन आप पहले नोट कर लीजिए और एटलीस्ट आपको ये डायमेंशनल फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर ये भी आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक डायमेंशनल फार्मूले हैं जो कि आप याद कर लीजिए।